हैं और फिर देखते हैं आगे क्या है। Recording in progress. मेरे ख्याल से सारे लोग विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिए होंगे। यस सर। सबसे पहले बता दें कि सी शार्प जैसे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो सारा चीज इस पे फैसिलिटी है। यानी कि बेसिकली जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डिसीजन की कैपेबिलिटी होती है या फिर आइटरेशन की कैपेबिलिटी होती है। तो ये सारा चीज इसमें भी है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को फॉलो करेगा या आइटरेटिव स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। तो ये दोनों चीज है। फिर आप प्रोग्राम लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग में देखते हो एरे का कॉन्सेप्ट, तो एरे का कॉन्सेप्ट, फिर फंक्शन प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो बेसिक या फिर एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें भी होते हैं वो सारी चीजों को ये फॉलो करता है। ठीक है। दूसरा जो है ये है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम लोग कैटेगराइज करें, अलग अलग टाइप से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर कैटेगराइज करूं तो मैं बात कर रहा हूं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। जैसे आपने क्यू बेसिक, सी, ये दोनों चीजें पढ़ा होगा, तो दोनों चीजें आपको था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम लोग प्रोसीजर बेस्ड, दैट मीन्स फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम को एक से ज्यादा भाग में कैटेगराइज करते हैं। लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल पीस ऑफ कोड में कैटेगराइज करने के लिए हम लोग प्रोसीजर या फंक्शन का अप्रोच जो होता है वो फॉलो करते हैं प्रोसीजरल में, जो आपने सी और क्यू बेसिक में देखा होगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं क्लास वाइज, ऑब्जेक्ट वाइज। ठीक है। यानी कि वहां पर कोई भी चीज अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि कौन कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो अब ये बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि अभी तक आपने कुछ पढ़ा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नो सर, अभी स्टार्ट ही हुआ सर, बट पाइथन में पढ़े हैं सर। पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में कुछ आपको इंट्रो मिला होगा। एक तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि सी शार्प जो है वो आपको जावा से मिलेगा। अगर आप, सॉरी जावा तो आप पढ़े नहीं, अभी तो पढ़ना ही है। तो कभी कभी मेरा कंपेयर जावा से इसका होगा कि जावा में ये होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग जावा भी नहीं पढ़े हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट और सिंटेक्स कुछ कुछ जावा, कुछ कुछ नहीं, बहुत सारा जावा से मिलता है। क्योंकि है क्या कि सी बेस्ड ही आपका सी प्लस प्लस है, सी को ही फॉलो किया है आपका सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस सी का ही एक एक्सटेंडेड है, उसमें सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करता है, यानी उप है, तो वो सी का एक्सटेंडेड है। और जावा भी है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आपको सी और सी प्लस प्लस को फॉलो करता है। जैसे डेटा टाइप हो गया, इंट, कैर, फ्लोट, वो सारा। ठीक है। तो ये चीज आपको जावा भी फॉलो करेगा, सी एंड सी प्लस प्लस के। और यहाँ पर सी शार्प भी आपको, चूंकि सी कह लो, सी प्लस प्लस कह लो या जावा कह लो, वो तीनों को फॉलो करेगा। वो जावा के थोड़ा सा ज्यादा नियर अबाउट है। तो आप बता सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है सर, जिसके पास एट्रिब्यूट एंड बिहेवियर होता है। ऑब्जेक्ट व्हिच मस्ट हैव सच स्टेट एंड बिहेवियर। अच्छा,
ऑब्जेक्ट एक रियल लाइफ एंटिटीज है विच हैव प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। हर ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होता है, ठीक है सर। इंस्टेंस ऑफ क्लास है सर वो प्रोग्रामिंग वाला भाषा हो गया। अभी मैं प्रोग्रामिंग वाला भाषा पर नहीं हूं। इंस्टेंस ऑफ क्लास कहने का मतलब मुझे समझाओ क्या होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास। कैसे इंस्टेंस ऑफ क्लास है? क्या ऐसा होता है कि उसको हम इंस्टेंस ऑफ क्लास बोलते हैं? कोई बता सकता है इंस्टेंस ऑफ क्लास क्यों बोलते हैं? यस सर। सर क्योंकि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वो किसी ना किसी क्लास के बिहेवियर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स एंड एट्रीब्यूट्स को मतलब सर एग्जिबिट करता है। इसी वजह से सर हम इसको इंस्टेंस ऑफ क्लास बोलते हैं। हाँ ये सही है, मैं इस पर आ रहा हूँ। इंस्टेंस ऑफ क्लास कैसे बोला जाएगा उस पर मैं आ रहा हूँ, है ना? ठीक है। ऑब्जेक्ट जिसके पास प्रॉपर्टीज है क्या है? बिहेवियर है। दैट इज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बिहेवियर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट? राइटिंग। प्रॉपर्टीज मतलब राइटिंग बिहेवियर। मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट? प्रॉपर्टीज अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है। बिहेव ये करता है, राइटिंग करना है इसको। प्रॉपर्टीज क्या है सर? उसका जैसे अगर पेन की बात करें तो उसका वेट हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, वो उसका प्रॉपर्टीज हो गया सर। यस। तो ये आपका इसका प्रॉपर्टीज हो गया और बिहेवियर क्या हो गया? राइटिंग हो गया। अगर मैं इसकी क्लास के बारे में बात करूं तो एक किस क्लास का चीजें हैं? पेन क्लास का सर। पेन क्लास का। किसका है? पेन क्लास का है, ठीक है ना? पेन क्लास का एक पार्ट है। बहुत सारा पेन हो जाएगा तो ये पेन क्लास का एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आप समझ लें कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इज द विच हैव प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। हर एक ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर है। यू आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो, आपके पास प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर है। आप रीडिंग करते हो, स्टडिंग करते हो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो दैट्स ऑल आर बिहेवियर। प्रॉपर्टीज आपका आप जान रहे हो, आपका आईडी, नेम, कोर्स फी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फादर नेम, ईमेल, ये सारा आपका क्या है? प्रॉपर्टीज है। अब ऑब्जेक्ट चीजों को समझ रहे हैं। क्लास क्या होता है? क्लास का मतलब होता है सबसे पहले टाइप। क्लास का क्या मतलब होता है? टाइप होता है। आप सुने हो ना कि फर्स्ट क्लास का आदमी है, सेकंड क्लास का आदमी है, थर्ड क्लास का आदमी है। तो एक तरह से उस आदमी का टाइप बता रहा है। और क्यों उसको फर्स्ट क्लास का बोल रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट क्लास में जो हमने प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को सेट कर रखा है, उस प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, ठीक है? तो क्लास का मतलब टाइप, यानी कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? सेम टाइप के ऑब्जेक्ट के कलेक्शन क्या है? आपका क्लास है। बहुत तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना? अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट बहुत सारे इस तरह की चीजें हो जाएंगी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर वाले। तो एक जगह कर देंगे तो हम लोग बोलेंगे कि पेन क्लास है। यहां पर पेन का झुंड है, ठीक है ना? पेन टाइप के यहां पर चीज है, क्योंकि सबका प्रॉपर्टीज और बिहेवियर क्या है? सेम है। सबका कलर है, वेट, प्राइस है, ब्रांड नेम है, बिहेवियर, राइटिंग है। तो एक टाइप की चीजें होंगी। तो आप कह सकते हैं कि क्लास इज द ब्लूप्रिंट, है ना, टेम्पलेट which binds the properties and behavior of object। ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को कौन कंटेन करता है? क्लास कंटेन करता है, ठीक है? तो ये होता है। जैसे आप स्टूडेंट हो, है ना? कैसे स्टूडेंट हो आप? आप क्या घर में हो स्टूडेंट हो? आपके फादर मदर स्टूडेंट कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपके घर आपके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को नहीं रखा है। आपके लिए क्लास क्या है? क्यों आप स्टूडेंट टाइप हो जाते हो? आके यहां स्टूडेंट टाइप के हो जाते हो, घर में सन डॉटर हो जाते हो, ब्रदर हो जाते हो। तो आपको टाइप बदल रहा है, क्लास आपका बदल रहा है। तो आप कॉलेज आपका टाइप है, क्लास है। कॉलेज में आते हो, आप स्टूडेंट हो जाते हो, क्योंकि कॉलेज आपके प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को बाइंड कर रहा है, इनकैप्सुलेट कर रहा है, ठीक है? तो ये होता है आपका क्लास। अगर प्रोग्राम में कहें तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट which combined encapsulate properties and behavior of object। क्लियर है? समझ गए? यस सर। अब हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग जब प्रोग्राम बनाते
बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, क्लास बनाओगे या ऑब्जेक्ट बनाओगे? क्लास बनाएंगे सर। क्लास अभी मैं कह रहा हूं इंस्टेंस का मतलब होता है एक तरह से चीजों को शुरुआत करना। जैसे मैं बता रहा हूं कि मैंने एक कोचिंग खोल दिया है, उस कोचिंग में मैंने बता दिया है कि यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर सारी बेंच टेबल कुर्सी सारा चीज मैंने लगा दिया है और बोर्ड वोर्ड सारा व्यवस्थाएं मैंने कर दिया, मैंने एक क्लास तैयार कर रखा है, क्लास बन गया। अब उस क्लास का इंस्टेंसिएशन कब होगा? जब एक ऑब्जेक्ट आएगा, जब एक स्टूडेंट इंटर आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आया, स्टूडेंट आया, वो आया और ये सारी क्लास के मेरे प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक्सेस करने लगा, क्योंकि मैंने पहले से क्लास में तय कर रखा है कि मैं यहां पढ़ना होगा। तो जो आया वो पढ़ेगा, यहां पर उसकी आईडी होगी, एक रोल नंबर दूंगा, एक नेम होगा उसका, एक फादर नेम होगा, तो सारा चीज मैंने क्लास में बना के रखा है। तो क्लास का इंस्टेंशिएट मतलब क्लास की विधिवत शुरुआत तब होगी जब वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंशिएशन ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंशिएशन ऑफ क्लास है, ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं। तो आप चीजों को समझे होंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब प्रोग्राम में हम लोग बात करें तो प्रोग्राम में जनरली आपने दोनों देखा कि प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर होता है, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज को हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? डेटा के द्वारा सर। डेटा के द्वारा, है ना? किसके द्वारा? डेटा के द्वारा। डेटा के द्वारा, ठीक है। और बिहेवियर को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शन के द्वारा, ठीक है। बिहेवियर को फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे C++ पढ़े होंगे BSc के, तो उनको पता होगा इन चीजों को पूरी अच्छी तरह। यस सर। तो बिहेवियर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन के द्वारा, ठीक है। यानी कि मोटा मोटी अगर मेरे पास दो चीजें निकल के आती है कि क्लास के अंदर जो हम लोग कोई भी क्लास अगर बनाओगे आप, तो उस क्लास के अंदर दो टाइप के मेंबर्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स। एक मेंबर डेटा और एक मेंबर मेथड, फंक्शन या मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल। मेंबर फंक्शन भी बोल सकते हो, मेंबर फंक्शन मेथड भी बोल सकते हो, इसको आप वेरिएबल भी बोल सकते हो। तो ये है, ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन होता है क्लास के अंदर, ठीक है सर। फंक्शन और वेरिएबल अलग अलग होता है ना, मेंबर वेरिएबल और सर। जैसे सर क्रिएट क्लास, क्रिकेट नाम का सर क्लास हम क्रिएट करते हैं, तो उसमें बैटिंग कैचिंग रनिंग ये सब मेंबर फंक्शन हो जाता है। और सर वेरिएबल हो गया सर बैट बॉल विकेट, ये सब सर हो गया उसका सर मेंबर वेरिएबल। ठीक। तो दो चीजें होती है, मेंबर डेटा जिसको हम लोग वेरिएबल भी बोल सकते हैं और मेंबर फंक्शन जिसको हम लोग मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग नाम है, इससे कोई वरी होने की जरूरत नहीं है। तो अब ये हो सकता है कि दो टाइप होती है, बट एक टाइप के एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मेंबर डेटा बहुत सारे हो सकते हैं, मेंबर फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको होंगी, ठीक है। अब ये मुझे बताएंगे कि जनरली डेटा तो हम लोग ले लेते हैं, अगर मैं प्रोग्राम में इस क्लास में बात करूं तो व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन? फंक्शन बेसिकली करता क्या है? फंक्शन का क्या है? सब बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, मैं बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने का काम वो चला गया। अब ये प्रोग्राम्स में हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा एक्चुअल प्रोग्राम्स में आ जाते हैं। फंक्शन का काम होता है मेंबर वेरिएबल को, मेंबर डेटा को मैनिपुलेट करना। क्या करना? मैनिपुलेट करना। अब क्या होता है, जैसे देखो आप, जैसे सपोज आपने दो मेंबर डेटा ले लिया, इंट ए इंट बी, है ना। अब फंक्शन बनाओगे तो एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड इनपुट, वो दोनों को इनपुट लेगा। एक फंक्शन बनाओगे वॉइड प्रिंट, वो दोनों को प्रिंट करेगा। एक फंक्शन बनाओगे वॉइड ग्रेटेस्ट, दोनों में से बड़ा निकाले। यानी कि उसका काम ही है मेंबर जो डेटा है ना प्रोग्राम में, अगर देखा जाए तो उसको मैनिपुलेट करना। उसको इनपुट लो, उसको प्रिंट करो, उसको बड़ा निकालो, उसको इवेंट चेक करो, उसको पैलिंड्रोम करो। मतलब डेटा को ही ये क्या करते रहता है? मैनिपुलेट। तो इन क्लास एवरी फंक्शन यूज द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को मैनिपुलेट करता है। इन चीजों को आप समझ गए? यस सर। अब क्या होता है कि ऑब्वियसली हम लोग क्लास बनाने के बाद ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वहां पर ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्लास के मेंबर्स को, दैट मींस डेटा और फंक्शन को क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। We all are oops,
ये सारी किसकी है? उप्स की बिहेवियर टूल है। प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब इसके अलावा भी चीजें होती हैं, वो आगे हम लोग जानेंगे। जैसे दो इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका होता है एक बड़ा फीचर होता है इनहेरिटेंस, उसके Yes, बाद sir. होता है इनकैप्सुलेशन, उसके बाद Abstraction. होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो Yes, ये sir. बेसिक्स होता है। Operator overloading, sir. ऑपरेटर ओवरलोडिंग नॉट ए, ये क्लास का प्रॉपर्टीज नहीं है ना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, उप्स का प्रॉपर्टीज ये नहीं है, ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है वो। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में कहाँ फॉलो करता है, ठीक है, तो अलग चीजें हैं वो, ठीक है। तो ये सारा आपको सर जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होगा सर? नहीं है, नहीं ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है जावा, ठीक है। तो ये आपका जावा में क्या, जावा में तो ऐसे भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, बिना ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़े भी प्लस से आपको मैथ प्लस जोड़ता भी है 3 वैल्यू को और प्लस कॉन्केटनेट भी करता है, तो हो गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सर बट दो ऑब्जेक्ट को जोड़ नहीं ना सकते सर, जैसे पाइथन में जोड़ पा रहे थे? नहीं 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 नहीं, वो दो ऑब्जेक्ट का यहाँ वाला फैसिलिटी वो C++ में आपको मिलेगा, ठीक है, पाइथन में मिलेगा। सर जावा में भी तो सर एक इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता ना। मल्टीपल अब उसमें मत जाओ, जावा में मत जाओ, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, नाम दूसरा है यार, नाम दूसरा दे दिया गया है, सपोर्ट क्या नहीं करेगा सर, एब्स्ट्रैक्शन से हो जाता है सर। ठीक है, क्लास के जगह पर इंटरफेस यूज करते हैं, वही तो है, इंटरफेस भी तो क्लास ही है, तो अलग मैटर है। सपोर्ट नहीं करता है बट अचीव करता है, दो अलग अलग वर्ड है। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस बट अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस दूसरे तरीके से, ठीक है, तो वो अलग मैटर Yes, sir. है, ठीक है, उस पर अब हम लोग नहीं जाएंगे विस्तार से, फिर जावा पढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, तो उप्स का मोटा मोटी आप समझे हुए हैं, तो सब चीजों को समझ गए उप्स। और ऑब्वियसली ये .NET फ्रेमवर्क पर रन करेगा, इसके लिए हमारे पास विजुअल स्टूडियो चाहिए, और सिंपली इसके थ्रू हम लोग किस किस तरह के एप्लीकेशन बनाते हैं, तो सारा फैसिलिटी आपका है, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वेब एप्लीकेशन के लिए। और इसका इन्फ्लुएंस्ड बाय C++ एंड जावा, जैसे कि आपको बताएं कि C# का आपको बहुत सारा मिलेगा जावा जैसा, और शायद जावा के क्लास से आपको स्टार्ट हो गया होगा, तो आप चीजों को कुछ समझ भी लिए होंगे। एंडर्स हेक्सबर्ग इज नोन द फाउंडर ऑफ C# लैंग्वेज, ठीक है, और दैट्स ऑल आर फीचर ऑफ C++। इसमें से किसी फीचर में अगर आपको प्रॉब्लम होगा, दैट इज ए सिंपल, हर लैंग्वेज सिंपल कहता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका सिंटैक्स और चीजें आप पहले से पढ़ चुके हैं सी में, चूंकि सी बेसिक लैंग्वेज है, तो सी का कॉन्सेप्ट कोई भी अगर आप C# पढ़ रहे थे, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, तो आपने सी पढ़ लिया तो सी के कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करेगा, सी को सिंटैक्स को ये फॉलो करेगा, दैट इज ए सिंपल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्केलेबल एंड अपडेटेबल। ये चीजों को समझ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. कंपोनेंट ओरिएंटेड, ठीक है, कंपोनेंट ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या, एक फॉर्म डिजाइन करेंगे, उसमें हम लोग अलग अलग कंपोनेंट आप बना सकते हैं, यानी कि इसमें दोनों तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं, कंसोल बेस्ड भी कर सकते हैं और आप विंडो बेस्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। रिच लाइब्रेरी, इसका कहने का मतलब क्या होता है सर? जो मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे जस्ट लाइक इन पाइथन वी हैव सेवरल मॉड्यूल्स, सो हियर इन आल्सो मतलब प्रीडिफाइंड बहुत सारे इसमें अब आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे जो आपके कोडिंग को इजी करेगा, है ना। तो एक तरह से इसमें बहुत सारा प्रीडिफाइंड फंक्शन, प्रीडिफाइंड मॉड्यूल, प्रीडिफाइंड पैकेज, ये सारा चीज मिलेगा आपको। तो एक तरह से कह सकते हैं डेट रिच लाइब्रेरी, ऐसा पाइथन भी होता था, है ना, जो आपके काम को आसान कर देता है, पाइथन आसान लैंग्वेज भी है, ठीक है, फास्ट स्पीड, तो ये सारे इसका क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक पहले कंसोल बेस्ड बना दे रहा हूं चीजों को, और एक प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इसमें प्रोग्राम हम लोग करेंगे। ये प्रोग्राम है इसका, ठीक है, इस प्रोग्राम को पहले मैं रन करके और एक एक लाइन को इसमें समझा दे रहे हैं। कुछ जावा जैसा है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। यस सर। तो ये आप समझ गए होंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में क्या है, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। नो सर, हम लोग नहीं समझे। चलिए, तो हम ओपन करते हैं अब आपको C#, तो विजुअल स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा।
ये लगता है VS कोड ओपन हो गया। उफ। चलिए, तो ये है आपका। सबसे पहले कंसोल में हम लोग जाएंगे, तो कंसोल में जाने के लिए आप फाइल में आएंगे और न्यू, देन प्रोजेक्ट, और इसमें आपको चूज करना है विजुअल C#। ठीक है, अगर नहीं बाय डिफॉल्ट ये रहेगा सेलेक्टेड, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर ये इधर इससे रिलेटेड जो ऑप्शंस आ रहा है उसमें अभी आपको खोलना है कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद आप अपने फाइल का नेम दे सकते हैं। ठीक है, और ये आप उसका क्या दे सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं। तो लोकेशन आप या तो इसका बाय डिफॉल्ट लोकेशन छोड़ेंगे, नहीं तो आप अपने हिसाब से ब्राउज करके और लोकेशन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे जहां पर आप रख सकते हैं। ठीक है, नाम अगर चाहे तो नाम भी आप फाइल को चेंज कर सकते हैं। मैं ओके कर रहा हूं, मेरा लोकेशन चेंज है, डेस्कटॉप पे मेरा लोकेशन, मैं ओके कर रहा हूं। ज्यादा ही लेट कर रहा है सर। कॉर्नर में लिखा हुआ विजुअल स्टूडियो नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलिए, खुल गया। होता है, सिस्टम पर डिपेंड करता है। मैं इनमें से बाकी पैकेजेस को भी हटा दे रहा हूं, मेरे काम के लायक नहीं। सबसे पहले हम लोग आएंगे, एक एक चीजों को हम लोग पढ़ते आएंगे। जैसे आप देखे होंगे कि आप पढ़े होंगे उप्स, तो जावा, C++ और पाइथन, ये तीन चीजें मेरे ख्याल से उप्स लैंग्वेज के रूप में आप पढ़े होंगे। क्या होता है कि C++ और पाइथन में बिना उप्स यूज किए हुए भी आप कोडिंग कर सकते हैं, बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के भी आप कोडिंग कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। बट क्या जावा में बिना क्लास का कोई प्रोग्राम बनेगा? नो सर। फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है सर। शुरू से हाँ, फुल्ली है, वो सब पार्शियली है। ऐसे जावा को भी फुल्ली नहीं किया कहा जा सकता, पार्शियली कहा था, पार्शियली ही कहा जाता है। बहुत सारे रीजन्स हैं, तो वो रीजन आप देखेंगे। तो अगर हम C++ से कंपेयर करें तो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास का नहीं बनेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है, यानी कि हर एक प्रोग्राम में आपको क्लास बनाना होगा। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं, चलिए, ये तो क्लास आपका बन गया। क्लास ऑब्वियसली ब्लॉकिंग के लिए यहाँ पर भी कर्ली ब्रेस का यूज होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है, कोई भी प्रोग्रामिंग आप पढ़ लो, उसमें आपको आता है मेन फंक्शन, जिसको कंपाइलर, इंटरप्रेटर या ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वोक करता है। ठीक है, तो इसका भी यहां पर आपका क्या है, मेन फंक्शन है। सबसे पहले मैं बता दूं कि C# आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब आप बखूबी समझते हो। ठीक है, यस सर।
तो इसका मेन मेथड है, ये मेन मेथड कैपिटल है, मेन लिखना है। और ऑब्वियसली सारा कोडिंग हम लोग इसके मेन मेथड के अंदर ही लिखेंगे। जो भी हम लोग का अपना कोडिंग होगा वो इसके मेन मेथड के अंदर होगा, ठीक है। अब इसमें void आप जानते हो, ये भी जानते हो आप। यस सर, रिटर्न टाइप void रिटर्न टाइप है। एक तरह से void किस टाइप का डेटा होता है? सर जब भी हमको किसी फंक्शन से किसी डेटा को रिट्रीव नहीं करना होता तब सर हम void का यूज करते हैं। यानी कह सकते हैं void इज टाइपलेस डेटा टाइप। यस सर। जैसे int इज अ टाइप, इंटीजर टाइप, float इज अ टाइप, फ्लोट टाइप, कैर बुलियन, ये सब का एक टाइप है। void नथिंग, टाइपलेस डेटा टाइप सब में होता है, सी में भी होता है, C++ में भी होता है, जावा में भी होता है, मतलब टाइपलेस। और यहाँ पर अगर टाइपलेस है दैट मीन्स अगर void है तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। और अगर कोई डेटा टाइप है, टाइप वाला डेटा टाइप है तो कुछ रिटर्न करेगा, तो यहाँ void में है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? सर एक ही बार मेमोरी एलोकेट करेगा पूरा प्रोग्राम। यस, देखिए क्या होता है कि अब जो C++ पढ़े होंगे उनको पता होगा। आप जो स्टैटिक के बारे में बोल रहे हैं वो सी वाला बोल रहे हैं कि एक बार में। उप्स में क्या होता है ना, जब आप सी और C++ और जावा आप पढ़ोगे तो स्टैटिक फंक्शन होता है और एक होता है स्टैटिक वेरिएबल। यस सर। आपने सी में पढ़ा होगा स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, स्टोरेज क्लास जब पढ़ा होगा। लेकिन जो C++ पढ़े होंगे या जावा पढ़ेंगे उसमें एक स्टैटिक फंक्शन होता है, यानी कि एक नॉर्मल फंक्शन होता है और एक स्टैटिक फंक्शन होता है। यस सर। कोई बता सकता है कि क्या डिफरेंस होता है जो C++ पढ़े होंगे स्टैटिक फंक्शन में और नॉर्मल फंक्शन में? सर स्टैटिक फंक्शन को आई थिंक सर श्योर तो नहीं है सर, बट जितना पढ़े हैं उसमें लग रहा है सर कि स्टैटिक फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं बिना उस पर्टिकुलर, मतलब जिस क्लास को भी वो फंक्शन बिलोंग कर रहा है उसके मेथड को, उसके बिना ऑब्जेक्ट को बनाए हुए भी हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। दैट्स राइट। स्टैटिक फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन जस्ट लाइक कि उसका हमको मेथड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा सर। यानी कि स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। स्टैटिक फंक्शन किसके थ्रू कॉल होता है? क्लास के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लियर है? अब इसका बहुत सारा है कि क्यों कॉल होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज नहीं होता है, वो क्लास का प्रॉपर्टीज होता है ना। उसको सारे ऑब्जेक्ट को फॉलो करना ही करना है। जैसे अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो जैसे होता क्या है, आप थोड़ा सा उप्स की बात हो जाता है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं। जैसे दो फंक्शन है, क्या जरूरी है कि सारे फंक्शन को ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा ही करेगा? वो ऑब्जेक्ट पर भी होता है डिपेंड। यस सर। वो चाहे तो कोई फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, किसी को कॉल कर सकता है। और सर वो हम पे भी डिपेंड करता है कि हम किसको कॉल कराने देना चाहते हैं। दैट मींस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो मैं अगर बात करूं, जैसे तीन फंक्शन है, स्टडी फंक्शन है, स्पोर्ट्स फंक्शन है, ड्रामा फंक्शन है, सिंगिंग फंक्शन है। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि स्टडी फंक्शन को भी हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट कॉल नहीं करेगा, तो हम लोग स्टडी फंक्शन को क्या बना देंगे? स्टैटिक। ये क्लास का है, ये कॉल तुम नहीं करेगा, ये क्लास करेगा और तुमको मिलेगा इसका फीचर। इससे तुम बाहर नहीं जा सकते हो, और बाकी उसके ऊपर डिपेंड है, नॉर्मल फंक्शन है। तो स्टैटिक आप पढ़ेंगे, स्टैटिक यूज्ड इन फंक्शन इन C++ और जावा, तब आपको पूरी तरह बताया जाएगा कि क्या होता है स्टैटिक। और ये अभी आप जानिएगा कि स्टैटिक किसका होता है? क्लास के प्रॉपर्टीज होता है, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसको दे दीजिएगा। कभी जब कोई ऐसा फंक्शन भी बनाना होता है जो हम चाहते हैं कि सारा ऑब्जेक्ट उसको कॉल करे, हम ऑब्जेक्ट पर उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो अगर हम क्लास इसमें देखेंगे कॉलेज क्लास में, तो स्टडी फंक्शन को हम क्लास के द्वारा कॉल कर लेंगे कि सारे ऑब्जेक्ट को मिलेगा, कोई बहाना नहीं बना सकता है उसको, ठीक है, कि हम कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक फंक्शन है, यानी कि इसके मेंबर को, मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग स्ट्रिंग आर्ग्स। जावा आप लोग पढ़े होंगे, एक आध प्रोग्राम रन कराए हैं? अभी नहीं सर, अभी तो इंट्रो चल रहा है। इंट्रो चल रहा है तो स्ट्रिंग आर्ग्स क्या काम है? स्ट्रिंग आर्ग्स का सर ये आर्गुमेंट को रिसीव करने का काम करता है सर। स्ट्रिंग यहाँ पर क्लास है, एक तरह से मोटा मोटी सिंपल समझिए तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप भी कह लो,
Yes, है ना, sir. जो स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है। स्ट्रिंग क्या होता है आप जानते हो। और Yes, sir. अर्ग्स एक Array है, sir. ऑब्जेक्ट कह लो, ठीक है, या वेरिएबल कह लो। और ये जो आपको करली ये लगा है स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब एरे Array. ठीक है ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि इसमें स्ट्रिंग का एरे है। किसका एरे है? स्ट्रिंग का String का एरे। array, sir. स्ट्रिंग का एरे का हम लोग पैरामीटर या आर्गुमेंट सप्लाई करते हैं C# के मेन मेथड में, इवन जावा में भी। अब होता क्या है कि इसका यूज क्या है? क्यों यूज है? इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट में। Yes, sir. कब यूज है? कमांड लाइन आर्गुमेंट में, sir. आप जानते हैं कि आप किसी भी प्रोग्राम में 3 तरीके से इनपुट ले सकते हो। एक, बिफोर कंपाइलेशन, यस यानी कि हम लोग लिए a=10, इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू, सर. इनपुट ले लिए, यानी इनिशियलाइज करने मतलब 10 इसमें इनपुट ले लिए, a में इनपुट ले लिए। और sir. एक आप ले रहे हो सी इन करके, आफ्टर कंपाइलेशन. ये आफ्टर एग्जीक्यूशन। हाँ, आफ्टर एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूट करा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, रन टाइम और Run time, sir. और एक होता है कंपाइलेशन के बाद रन के पहले, वो होता है आपको कमांड लाइन। क्या होता है? कमांड लाइन. है ना, CY मोड में देते हैं। और कमांड लाइन के लिए आपने C पढ़ा होगा तो सब यस सर, डॉस सेल में रन कराते हैं, सर. है ना, जिसमें अर्ग C और अर्ग भी, यस सर, दो चीज आर्गुमेंट होता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी कमांड लाइन के थ्रू आर्गुमेंट लेने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। अब ये हो जाता है कि कमांड लाइन के थ्रू जो भी आप इनपुट लोगे C# में और जावा में, वो सारा आपको स्ट्रिंग टाइप को सपोर्ट करेगा। तो अब यूजर को पता नहीं ना कि एक इनपुट लेगा या 50 इनपुट लेगा, इसलिए एरे इसको रखा है। क्योंकि एरे आप बना रहे हैं तो एरे तो एक इनपुट पर भी काम कर जाएगा ना। यस सर, और एक से ज्यादा इनपुट पर भी काम कर जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम है कि सारा स्ट्रिंग टाइप का ही लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप कन्वर्ट कर लेंगे सर, उसको कन्वर्ट कर दो। पाइथन भी जैसे करता है, जावा भी सारा इनपुट ही स्ट्रिंग टाइप का लेता है, तो यहाँ पर भी ये चीजें लेती है। तो ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। और ये क्लास है, प्रोग्राम आप चाहे तो क्लास को चेंज कर सकते हैं। इससे पहले हम ऊपर आए, हम एक प्रिंट कराते हैं। इसके लिए प्रिंट के लिए आपको console.write write line, console.write line, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब राइट लाइन क्या है सर? एक मेथड है सर। मेथड है, किस क्लास का है? कंसोल क्लास का। किस क्लास का है? कंसोल क्लास। और जावा में पढ़ेंगे ना तो मेथड और क्लास का आपको किस पे, जावा में थोड़ा अलग टाइप का होता है, मेथड अलग नॉमेनक्लेचर है ना, लेकिन यहाँ पर मेथड और क्लास दोनों सेम टाइप की चीजें हैं। जावा में थोड़ा अलग होता है, राइट का W स्मॉल होगा। यस सर, और लाइन यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग कैमल केस। ये क्लास है और ये मेथड है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जब ये कंसोल क्लास का राइट लाइन मेथड है तो कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं? क्योंकि राइट लाइन किस तरह के फंक्शन होगा, स्टैटिक या नॉर्मल? स्टैटिक। तो ज्यादातर इसीलिए स्टैटिक दे दिया है कि उसके लिए क्लास की द्वारा कॉल हो जाए। तो कंसोल करेंगे, और कंसोल आपका क्लास है, और ये कंसोल क्लास आपका अवेलेबल है सिस्टम पैकेज में। किसमें है आपका? सिस्टम पैकेज में। तो आपको उसको पैकेज को यूज करना पड़ेगा, और पैकेज का कॉन्सेप्ट आपको जावा में मिलेगा और पाइथन में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। एक और लेयर हो जाता है पैकेज। तो कंसोल आपको ये करना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम। क्लियर है? नेम स्पेस आपने यूज किया होगा C++ में। यस। क्या यूज होता था नेम स्पेस का? सर ये एक स्टैंडर्ड है सर। किस तरह के स्टैंडर्ड है? C++ का जो नया फीचर है, जब आप कोड ब्लॉक में यूज करेंगे या डेव C++ में यूज करेंगे तो वहां पर हम लोग नेम स्पेस का यूज करते हैं। देखिए नेम स्पेस क्या करता है, नेम स्पेस सेम टाइप, एक तरह से क्लास जैसा ही काम करता है। सेम टाइप के चीजों को एक जगह रखता है। जैसे सपोज अगर हम
प्रोग्राम क्लास बना दिए, सपोज इसमें प्रोग्राम क्लास बना दिए, तो इसी प्रोग्राम में प्रोग्राम क्लास एक और हम बना सकते हैं, बट उसका नेम स्पेस अलग होगा। यानी कि नेम स्पेस एक तरह से चीजों को कंटेन कर रहा है, अलग अलग टाइप के चीजों को, है ना, कि अगर एक वेरिएबल, एक क्लास, एक मेथड, एक नेम स्पेस में आप यूज कर रहे हैं, तो उसी नेम स्पेस में आप दूसरा चीज को यूज, सेम टाइप के यूज चीजों को नहीं कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल देके चीजों को समझा रहा हूं। जैसे आपने एक नेम स्पेस बनाया, यहां पर आपने लिया इंट ए, ठीक है, और अब मुझे एक और चीजें बनानी है जहां पर मुझे इंट ए लेना है, तो उसको आप नेम स्पेस क्या कर दो, दूसरा दे देंगे, है ना। तो एक तरह से ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है कि आप एक नेम स्पेस में सेम टाइप के चीजों को रख रहे हो। तो यहां पर भी आप यही किए हो, चाहे तो नहीं भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आप जो प्रोग्राम बनाओगे वो प्रोग्राम सिंपल एक ही होगा। ऐसा नहीं हो कि फिर इसी क्लास के अंदर, इसी प्रोग्राम के अंदर फिर एक क्लास प्रोग्राम बनाओगे। ऐसा जब करोगे तब नेम स्पेस यूज करो, अभी ये जरूरी नहीं है। अब चूंकि क्या होता है कि आपको पहले से ये चीजें दे रहा है तो आप रख सकते हो, अननेसेसरी क्यों हटाओगे, नहीं हटाओ, छोड़ दो आप, ठीक है। हटाना चाहो तो हटा सकते हो। तो ये चीजें हैं। अब मैं इसको आपको रन करा रहा हूं, तो रन कराने के लिए आप जाएंगे स्टार्ट में, अच्छा सॉरी यार, सेमी कॉलन यहाँ होगा। रन किया बट आउटपुट स्क्रीन आपको होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आउटपुट स्क्रीन जैसे आपने यूज करते थे ना गेट ch, यस या गेट ch, तो यहाँ पर भी आप कर लो कंसोल डॉट रीड की, ठीक है। ये देखिए आ गया। यस सर। तो ये हाँ सर, जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और डॉट के साथ उसके मेथड को एक्सेस करते हैं, बट आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कंसोल है वो क्लास है, तो सर उसको तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। अभी मैं क्या बोला, स्टैटिक के चलते सर, स्टैटिक क्या किया है ना कि जितना जावा में भी पढ़ोगे और जितना भी प्री डिफाइंड मेथड है ना, प्री डिफाइंड मेथड है, वो सबको स्टैटिक बना दिया है। अच्छा, है ना। आप एक कर, जैसे रीड लाइन को यूज करते हो, शायद आपने यूज नहीं किया होगा, तो बहुत ज्यादा फंक्शन आपको, इसलिए तो मैं बताया कि ये स्टैटिक मेथड है, इसलिए किसके द्वारा कॉल हो रहा है, क्लास के द्वारा कॉल हो रहा है, कंसोल क्लास के द्वारा कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया, सारा मेथड स्टैटिक है इसका, ये भी मेथड स्टैटिक है, तो जो स्टैटिक मेथड है वो उसका कंसोल क्लास के द्वारा कॉल होगा, ठीक है। समझ गए चीजों को। तो ये आपका प्रोग्राम है, लुक समझ गए। अब आते हैं फिर से, चलिए, तो और इसमें कुछ समझना है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे तो मेरे पास नोट्स नहीं है, लेकिन मैं आगे फिर से नोट्स ओपन करता हूं दूसरा। और हम लोग प्रोग्राम में जैसा कि जानते हैं कि प्रोग्राम में आपको बेसिक चीजें जो होती है ना, आइडेंटिफायर होता है, और आइडेंटिफायर में आपका वेरिएबल आ जाता है, उसके बाद आपका डेटा टाइप आ जाता है, लिटरल्स आ जाता है, ऑपरेटर्स आ जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें भी है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी चीजें पढ़ी हुई है, और ये ऐसा नहीं चलेगा कि कोर्स वर्क जैसा लगातार चलते रहेगा कि लूप का प्रोग्राम बनाओ, आपको समझा हुआ। सिर्फ मैं इसमें इंट्रो करा दूंगा कि इसका डेटा टाइप ये है, इसका ये है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट मुझे ASP.NET में करना है, ठीक है। यस सर। तो डेटा टाइप ये सब एक बार आप देख लो, है ना, सेम सारी चीजें हैं, सेम टाइप की चीजें हैं। आपको मैं नोट्स दे दूंगा, या फिर आप नोट्स देख भी सकते हो, नोट्स आपको मिल जाएगा, वो बड़ी मैटर नहीं है। तो मैं एक नोट्स सेंड कर दीजिए सर। यस सर, भेज दीजिएगा सर। ये भेज देंगे, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि ये फिर बनेगा ही बनेगा,
है ना, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम एक्चुअली देखा जाए तो नहीं है, ये कहीं दिखता है, क्योंकि एक नोट्स बनाने में बहुत सारा समय लगता है ना। अब ये मैं नोट्स बनाऊंगा तो खुद से तो नहीं लिखूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा नेट से, अब इसके लिए 4-5 ओपन करना पड़ता है, कभी उसका अच्छा लगा कोई चीज, किसी का कुछ, तो ये भेज देंगे, ठीक है भेज देंगे, लेकिन तुम लोग अपने से भी कुछ मेहनत करना नोट्स के लिए, है ना। यस सर। ऐसे भी नोट्स मिल जाएगा आसानी से इसका। जो नहीं समझ में आएगा वो चीज पूछ लेंगे, ठीक है, सिर्फ हम बेसिक बता दे रहे हैं। और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सारा प्रोग्राम आपका पढ़ा हुआ है बेसिक, तो आपको चीजें क्लियर होगा। तो इसमें से देखना है कि आसान वाला कौन है। ऑपरेटर यहाँ से है, लेकिन ऑपरेटर से पहले मुझे आना चाहिए। ये नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा। इसमें शुरू से देख रहा हूं कहां से है। चलिए, तो यहां से शुरू है। ये आप इस नोट्स को मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। रीड की क्या है सारा इसमें बताया हुआ, बड़ा आसान है। कोड एनालिसिस है, यूजिंग सिस्टम क्या है, नेम स्पेस क्या है, क्लास क्या है, सारा यहाँ पर समझाया हुआ होगा। रीड की क्या है, सारा चीज। उसके बाद यहाँ से रूल है, सिंगल लाइन कमेंट, ब्लॉक कमेंट्स, टर्मिनेशन, केस सेंसिटिविटी आप जानते हो, टर्मिनेशन केस सेंसिटिविटी आप जानते हो, सिंगल लाइन कमेंट आप देखे हो, इसका यूज हम लोग करते हैं। C++ में मल्टी लाइन कमेंट, जैसा कि आपको पहले ही बता दिए कि C++ और जावा से इन्फ्लुएंस्ड है। व्हाइट स्पेस क्या है, एस्केप सीक्वेंसेस भी आप जानते हो। यस सर। है ना, क्लियर है। अगर बीच में हमको लाइन चेंज, ऐसे तो राइट लाइन करता है ये लाइन चेंज, ठीक है। ये हो जाएगा। नेमिंग कन्वेंशन क्या है, इस तरह के, या नोमेनक्लेचर भी कर सकते हो, ठीक है। कीवर्ड्स सब कोई जानते हो आप लोग, यस सर। ठीक है। तो ऑल आर कीवर्ड्स, इसको हमको लिखवाने और ये करने की जरूरत नहीं है, ये सारा इसका कीवर्ड्स है। क्लियर है। यस सर। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग, ये पढ़ लेंगे थोड़ा सा, और फिर वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स आप देख लो, ये सारा डेटा टाइप है इसमें, ठीक है। इंट आप जानते हो, कैर आप समझ रहे हो, यस सर। फ्लोट समझ रहे हो, डबल समझ रहे हो, डेसिमल है इसमें एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑफ 28 डिजिट प्रिसीजन। प्रिसीजन समझ रहे हो, पॉइंट के बाद वाला सर। फ्लोट भी है, डबल भी है और डेसिमल भी है, यानी कि इसमें फ्लोटिंग टाइप यानी रियल टाइप वैल्यू के लिए 3 डेटा टाइप है। यस। कैर आप समझते हो, कैर किसको कहते हैं बखूबी आप समझते हो, ये सब मुझे लिखवाने और समझाने की जरूरत नहीं है। इंट आप समझते हो, बुल भी आप समझते हो। यस सर। यस सर। बुलियन आपको पाइथन में मिला होगा, जावा में आपको मिलेगा, C++ में बुलियन नहीं था, तो यहाँ पर आपको बुल मिलेगा जो ट्रू और फॉल्स को दो ही टाइप के इसमें वैल्यू होते हैं, ट्रू और false। और एक हो गया आपको स्ट्रिंग। एकदम सिंपल है लैंग्वेज, जैसे आपने पढ़ा है, तो ये हो गया आपको ये, ठीक है। इस तरह से हो गया। उसके बाद आप आ जाएंगे, अब जैसे कि आप वेरिएबल डिक्लेरेशन जानते हैं, तो डिक्लेरेशन भी सेम है सर। सेम डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के बाद आप इनिशियलाइजेशन जानते हैं, इनिशियलाइजेशन भी आपको क्या है, सेम है। तो मैं इस नोट्स को आपको भेज देता हूं, एटलीस्ट आप बेसिक तक पढ़ के आएंगे, मतलब हमको ये लिखवाना नहीं पड़ेगा कि ये ऑपरेटर है, ये डेटा टाइप है, उस तरह के रेगुलर जैसे नहीं लिखवाना पड़े हमको, है ना, समझ रहे बातों को। यस सर। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के आएंगे और कुछ प्रोग्राम रन करके आएंगे। और यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूं कि अभी मैं प्रिंट कराया था, तो सिंपली क्या प्रिंट कराया था, आपको मैसेज प्रिंट कराया था,
और मैसेज के साथ साथ हम लोग वेरिएबल भी यूज करेंगे, और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर आपका किसके लिए है? Concatenation. Concatenation के लिए, है ना। जैसे VB, जो VBP तो आप नहीं पढ़े हो, जावा में भी प्लस होता है, VB में एम्परसैंड होता है, और आपको पाइथन में क्या होता है? पाइथन में भी होता है कॉमा, प्लस Comma, yes sir. कॉमा। वो प्लस कॉन्केटेनेशन अलग, मतलब यहाँ पर पाइथन में प्लस कॉन्केटेनेट करता है दोनों स्ट्रिंग हो तब, लेकिन जावा और सी शार्प में कहता है कोई एक स्ट्रिंग हो, कोई एक स्ट्रिंग हो, है ना। एक इंटीजर एक स्ट्रिंग होगा, उसको भी कॉन्केटेनेट करेगा, कोई एक स्ट्रिंग हो। यहाँ पर ये थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग और एक, ऑब्वियसली ये इंटीजर टाइप का होगा, या सपोज ये किस टाइप का है, ऊपर होगा कैरेक्टर टाइप का होगा। तो स्ट्रिंग को कैरेक्टर को कॉन्केटेनेट करने के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो मैसेज को सब प्रिंट करा के घर पे देख लेंगे। क्लियर है? सारा मैसेज देख लेंगे, और ये नोट्स मैं आपको भेज दे रहा हूं, तो ये नोट्स को एक बार फर्दर आप पढ़ लेंगे। क्लियर है? Yes sir. यस सर। ओके सर, फर्दर हम लोग आगे मिलते हैं। और कुछ पूछना है इसमें? No. नो सर। नहीं, तो ये मैसेज ये मैं भेज देता हूं आपके ग्रुप में, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, प्रोग्राम को थोड़ा एग्जीक्यूट करा के समझ लेंगे इसका बिहेवियर आईडी का कैसा है। ठीक है? कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ था उसमें, कि क्या लिखा हुआ था? कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड्स। कॉन्टेक्सुअल कीवर्ड कहने का मतलब होता है कि इसके बियॉन्ड और कीवर्ड जो आपने C++ जावा में पढ़ा है उसके अलावे कीवर्ड्स है। एक मिनट आ रहे हैं, यही है सर। ये सारा चीज ऐड, एलियास, असेंडिंग, एसिंक, फ्रॉम, ये सारा कीवर्ड है। बट ये आपका जरूरत के अनुसार, हम लोग कहीं जरूरत नहीं भी पढ़ सकता है, पढ़ भी सकता है। तो ये वैसा कीवर्ड है जो आपको सिंपली जावा और C++ के अलावे जो उसमें यूज नहीं होता है वो सारा कीवर्ड है। जैसे ऑर्डर बाय है, असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए है, ग्रुप है, ग्रुपिंग करने के लिए है, सेलेक्ट है। तो इसका यूज जनरली आपको कब नहीं पढ़ सकता है? जैसे सेलेक्ट विलेक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे तब करेंगे जब डेटाबेस से आप क्या करेंगे? कनेक्टिविटी करेंगे, है ना। ऑर्डर बाय का कनेक्टिविटी करेंगे, ग्रुप का कनेक्टिविटी करेंगे, तो इसकी जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती। तो ये कह रहा है कि इसकी तब जरूरत पड़ती है जब हम लोग डेटाबेस के कॉन्सेप्ट करते हैं, यानी कि दूसरे लैंग्वेजेस से इसको क्या करते हैं? अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है? Yes sir. ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।